जो सब चीज ट्रांस। देखिए, सबसे पहली बात, उन भय बिना प्रीत नहीं। उनके साथ अगर दोषी पाए जाते हैं तो कठोरतापूर्वक कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मैं बिल्कुल उसका पक्षधर हूं, क्योंकि अगर एक व्यक्ति पे कार्रवाई होती है और उस कार्रवाई से अगर हजारों स्टूडेंट को एक उम्मीद मिलती है, अगर एक व्यक्ति पे कार्रवाई होती है और हजारों किसानों की खुशहाली आती है, तो मुझे लगता है उस व्यक्ति पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं अपना एक अनुभव बताना चाहूँगा, हालांकि ऐसे मंचों पे जहाँ एकेडमिक लोग आके सुन रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग आके सुन रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे मेरा जो करैक्टर है वो सबके सामने मैं आपको बताना चाहूँगा। ये बेरमो कठारा की घटना है। वहाँ एक व्यक्ति का अटेंडेंस रोक दिया जाता है, पंच ब्लॉक कर दिया जाता है, जो नौकरी का प्रावधान होता है कोलियरी में। वो व्यक्ति हमारे पास आता है, आके हमें सुनाता है कि भैया ऐसा ऐसा बात है, मेरा कसूर इतना है कि झारखंडी है और हमें मतलब मेरा पंच को ब्लॉक कर दिया गया है, मेरे अटेंडेंस को रोक दिया गया है, तो कुछ उपाय किया जाए। तो हम उनको फ़ोन लगाते हैं, तो हमने परिचय दिया कि सर ऐसा क्यों करते हैं, गरीब आदमी है, बड़ी मुश्किल से रोजगार चलता है, तो इनको पुनः रख लिया जाए। तो उधर से आवाज़ आई कि आप कौन बोल रहे हैं? तो हमने कहा कि हम जयराम कुमार महतो बोल रहे हैं, वर्तमान में गिरिडीह लोकसभा लड़े हैं। तो बोला नहीं, आपसे हम परिचित नहीं है। तो हमें लगा कि शायद वो विधायक या सांसद की पैरवी सुनना चाहते हैं। तो मैंने इतना कहा था कि 2 महीने के बाद चुनाव है, हम बेरमो भी लड़ेंगे, गोमिया भी लड़ेंगे, डुमरी भी लड़ेंगे। अगर वहां से कोई भी सीट जीत के आ जाते हैं तो आपको दामोदर नदी में ले जाकर डाल देंगे। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, वो व्यक्ति का भी नाम बता देंगे, ऐसा नहीं हम झूठ बोल रहे। 10 सेकंड में उनका आवाज बदला कि जयराम बाबू बोलिए क्या बात है। अगर मेरे इस व्यवहार से उसका नौकरी बच जाता है तो मुझे अपने इस व्यवहार से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। 24 साल आपने चला लिया श्रीमान करके, 24 साल आपने चला लिया नियम कानून की बात करके। हमें लगता है कि एक एग्रेसिव गवर्नमेंट आनी चाहिए और मेरा यही एग्रेशन मुझ में रहेगा, क्योंकि मैं ना संजय मेहता जी के तर्ज पे मैं बरी से आता हूं, ना मैं चौपारण से आता हूं, ना मैं गढ़वा से आता हूं, मैं धनबाद से आता हूं। मैं एक घटना सुनाता हूं सुरेश महतो की, और विधायक मैडम बैठी हैं, हालांकि उस समय वो बहुत किस्सा पुराना है। वो झरिया विधानसभा की घटना है, वो भोरा क्षेत्र की घटना है। एक व्यक्ति है, उनका नाम है सुरेश महतो, मैं उस कौम का बेटा हूं। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सुरेश महतो, मैं उस कौम का बेटा हूं। उनको मारा गया था, उनकी सांसें थी, उनके दोनों पांव को काटा गया था। उनकी सांसें चल रही थी, उनके दोनों हाथ को काटा गया था। उनकी सांसें चल रही थी, उनके दोनों आंख को निकाला गया था। इसीलिए मैं मीठी बात करने नहीं जानता। मुझे लगता है एग्रेशन से राज को बदलूंगा। मैं उस कौम से आता हूं, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां हमने सिर्फ कत्लेआम देखा है। झारखंड हमने बनाया है भैया। निर्मल महतो के सीने में गोली लगी थी, तब झारखंड का चर्चा दिल्ली में हुआ था। तब राजीव गांधी को पता चला था कि हां, झारखंड की डिमांड किया जा रहा है। तो मुझे लगता है एक बार ये श्रीमान, ये नियम कानून, एक बार एग्रेशन की गवर्नमेंट होनी चाहिए। बाकी यूथ डिसाइड करे। मेरा जो व्यवहार है, फॉलो अप के मंच में भी मेरा यही व्यवहार है। पसंद लगे वोट कीजिएगा, ना लगे इग्नोर कीजिए। नहीं, आप जो बोल रहे हैं, आप जयराम जी बोल रहे हैं, सुनने में अच्छा लग रहा है। आप बोल रहे हैं नहीं, सुनने में नहीं। आप तब झारखंड राज्य को नहीं समझते हैं सन्नी जी। मैं बोल रहा हूँ एग्रेशन। नहीं, आप नहीं समझते हैं झारखंड राज्य को। मैं एग्रेशन सुनने में अच्छा नहीं लगता, यही रियलिटी है। एग्रेशन मतलब क्या जानते हैं आप झारखंड राज्य को महोदय? एग्रेशन मतलब आप क्या जानते हैं झारखंड राज्य को? हम उस राज्य से आते हैं जहां एक संसद ने सीने में 12 गोली खाई थी। हम उस झारखंड से आते हैं जहां एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुनील महतो ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 गोली खाई थी सांसद ने। क्या सुनने में अच्छा लगता है? तब आप झारखंड को नहीं जानते हैं। एग्रेशन मतलब क्या? एग्रेशन मतलब यही है, कठोर डिसीजन, त्वरित कार्रवाई। आज कार्रवाई किस पे होती है? एक ठेला पे काम करने वाला है, तुरंत कार्रवाई होगी। एक मजदूर है, पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। आपकी कार्रवाई उस समय काहे नहीं होती है जब बड़े बड़े लोग आपकी गिरफ्त में आते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां जाल में फंसती हैं? क्यों कार्रवाई नहीं होती? हम लोग आते हैं तो छोटा रहे या बड़ा रहे, जो गलत रहेगा उस पर कार्रवाई होगी। मेरा सवाल वही था कि एग्रेशन मतलब क्या? एग्रेशन का मतलब है कठोर डिसीजन। एग्रेशन मतलब एग्रेशन का मतलब है कोई दबाव नहीं। एग्रेशन का मतलब है कॉर्पोरेट से कोई भय नहीं। एग्रेशन का मतलब है अमीरों के चंदे से पलना नहीं। एग्रेशन का मतलब होता है निडर होकर, निष्पक्ष होकर झारखंड के मुद्दों पे बात करना, झारखंड के मुद्दों के समाधान करने के लिए प्रयास करना। एग्रेशन का मतलब, मेरा सवाल बार बार वही है कि क्या गाड़ी पर चढ़कर भाषण देना या फिर योगी की तरह बुलडोजर चलाना? देखिए, भाषण देना हमारा सिद्धांत नहीं रहा है। एक सवाल, आज राजभवन में लोग धरने पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री के आवास पे लोग धरने बैठे हैं, आज सीजीएल के जेएसएससी कार्यालय के बाहर लोग धरने पे बैठे हैं। आंदोलन रोज होता है, लेकिन जयराम महतो एक 50 लड़कों के आंदोलन से आज सीएम का फेस बन के कैसे सामने आया? इस सवाल का उत्तर कोई दे। आंदोलन इस राज्य में रोज होता है, जयराम महतो है क्यों? क्योंकि मैंने उन मुद्दों को टच किया, मैंने उस मुद्दों पे बात किया जो झारखंड की जरूरत थी,
जिसपे झारखंड बात करना चाहता था। साफ शब्दों में झारखंड चाहता था कि बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधी जाए, पर बांधेगा कौन? तो कुणाल जी, सवाल यही है कि क्या एग्रेशन ही अब सॉल्यूशन का रास्ता है कि जो युवाओं को की एक परीक्षा ठीक से संपन्न नहीं हो पाती उसको सब कुछ ठीक करने से? देखिए, जहां तक आप एग्रेशन की बात करते हैं, वो एग्रेशन में पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए। सिर्फ नकारात्मकता के साथ अगर हम लोग एग्रेशन पे जाएंगे तो वो डायरेक्शन आपका सही नहीं रहता जिस मुद्दे को लेकर आप बात करना चाहते हैं। तो मेरा एग्रेशन का मतलब वो है। अब आप जो मुख्य मुद्दा है, जिस रोजगार की बात हम लोग तब से कर रहे हैं, रोजगार आखिर किन मापदंडों पर निर्भर करता है? सिर्फ सरकारी नौकरियों के आधार पर आप रोजगार नहीं दे सकते हैं, पहले इस बात को हमें समझना पड़ेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय अगर ये कहते हैं कि ये परीक्षा करने नहीं दे रहे हैं, हाई कोर्ट में चले जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, या सरकारी नौकरियों में हमें जिस तरह से काम करना चाहिए लोग काम नहीं करने दे रहे, वो फिर भी सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, तो क्या यह संभव है झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के, जो युवाओं का पॉपुलेशन है लगभग 60% से ज्यादा है, इन सारे लोगों को सरकारी नौकरियों में समायोजित किया जा सकता है? यह असंभव है। तो हमें सबसे पहले तो यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि नौकरियों का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं होती है। लेकिन झारखंड में 24 वर्षों में अगर आप शिक्षा के स्तर को देखें, आज राइट टू एजुकेशन झारखंड में राइट टू मिड डे मील बन गया है। हम बच्चों को कहते हैं आपको अंडा मिलेगा, मछली मिलेगा, तब आप स्कूल में आइए। तो हम रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, स्कूल कहां चला रहे हैं? जो विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालय की गुणवत्ता की रेटिंग आप देख लीजिए। भारत के जो राष्ट्रीय रेटिंग निकलती है, कितने विश्वविद्यालय झारखंड के उन रेटिंग्स में आते हैं। जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मैंने एनआईटी जमशेदपुर से पढ़ाई की है, उस एनआईटी जमशेदपुर के अलावा कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं आज झारखंड में? नए इंजीनियरिंग कॉलेजेस मुझे बता दीजिए कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस। मेडिकल कॉलेजेस कितने थे आज से 40 साल 60 साल से? अगर 3 मेडिकल कॉलेजेस थे, अभी और 3 खुल गए, क्या वो काफी है? आज कितनी बड़ी तादाद में रांची, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर से सैकड़ों युवा साथी बैंगलोर, भुवनेश्वर के कॉलेजेस में जाते हैं। क्या ये किसी भी पार्टी की सरकार रही हो 24 साल में, ये जिम्मेदारी नहीं थी कि हम शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को ऊपर लाते झारखंड में? उस पर किसी का फोकस नहीं है। हम फ्रीबीज दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक महीने में 1,000 दें, 2,000 दें, 5,000 दें, सरकार की नियत है, सरकार का निर्णय है। लेकिन क्या वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? अगर हम रोजगार दे पाते तो शायद हमें मैया योजना या जो नई योजना की बात हो रही है, गोगो दीदी योजना, ऐसी योजनाओं की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगर हम स्वावलंबी बन पाते तो हमें 1,000 रुपए के लिए लाइन में नहीं लगना होता। तो हम रोजगार की बात, जो मुख्य मापदंड है शिक्षा और उद्योग, उस पर क्या पॉलिसी है? कौन से नए उद्योग झारखंड में लगे हैं? आपको मैं बताऊं, मैं जमशेदपुर से आता हूं। आज टाटा स्टील लगभग तय कर चुकी है कि उड़ीसा से ऑपरेट करेगी। आने वाले 1 वर्ष में अगर आप देखें, टाटा स्टील का टॉप मैनेजमेंट कलिंगानगर से ऑपरेट कर रहा है, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो एक्सपेंशन प्लान है जमशेदपुर में, वो एक्सपेंशन प्लान को होल्ड पे डाल दिया गया है। पूरा एक्सपेंशन प्लान कलिंगानगर में हो रहा है। इसी राज्य में लीक की बातें क्यों आती है? अविश्वसनीयता का जो माहौल है झारखंड में ही क्यों है? क्यों यहां के युवाओं को लगता है कि कुछ हो नहीं हो, लीक होना ही है? कि पहले से कोई लीक के फेवर में बात करता है, कोई लीक के अगेंस्ट में बात करता है। तो ये नैरेटिव आखिर सेट क्यों हो रहा है? विश्वसनीयता की कमी हमारे सिस्टम में। 24 सालों में हमने युवाओं के अंदर वो विश्वास हम उत्पन्न नहीं कर पाए कि वो हमारे सिस्टम को ट्रस्ट करें। चाहे जेपीएससी की बात करें, जेएसएससी की बात करें, क्यों ट्रांसपेरेंसी के साथ वो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं? क्या सिर्फ यही है जहां राज्य सेवा आयोग की परीक्षाएं हो रही है? उड़ीसा में क्यों नहीं डाउट हो रहा है? बंगाल में क्यों नहीं डाउट हो रहा है? किसी राजनीतिक दल की सरकार हो, विश्वसनीयता सबसे की है। और रोजगार भी तभी आएगा जब आपके पास स्पष्ट स्थानीयता नीति होगी, नियोजन नीति होगी, तभी सरकारी नौकरियों की बात आप कर पाएंगे कि किसको मिलना चाहिए। प्राइवेट नौकरी तभी आएंगी जब आपके पास उद्योगों की पॉलिसी हो, सही उद्योग लगे और स्थानीय लोगों को उसमें कंपलसरी रिजर्वेशन देने की बात है कि अगर झारखंड का कोई व्यक्ति उतना क्वालिफाइड है, उसके पास जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से उसके पास क्वालिफिकेशन है, उसको प्रायोरिटी के आधार पर, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हो, उसमें उसको नौकरी देनी पड़ेगी। ये मैंडेटरी सरकार के आधार पर होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको अपने युवाओं को एम्प्लॉयबल बनाना पड़ेगा और यहां एम्प्लॉयबल बनाना पड़ेगा। मैं अगर हांगकांग में जाकर एजुकेशन लूंगा, मैं नहीं चाहूंगा रांची में आकर नौकरी करूं। ये किसी की भी बेसिक कॉमन सेंस की बात है, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो इसलिए रोजगार के लिए जो सबसे आवश्यक मापदंड है शिक्षा और उद्योग, उसको एक सुनियोजित तरीके से प्लान्ड वे में पॉलिसी बनाकर सबको साथ लेते हुए, एवरीबॉडी शुड बी ऑन द सेम पेज, अगर आप नीति बना पाइएगा तभी झारखंड आगे जा पाएगा। अन्यथा हर चीज में इसी तरह की बाधाएं आती रहेंगी। बिल्कुल गंभीर बात बोल रहे हैं। कुणाल जी थोड़ा साफ कर दीजिए, आप हैं किधर? बीजेपी में हैं, जेएमएम में हैं? मैं युवाओं के साथ हूं, मैं झारखंड की महिलाओं के साथ हूं, मैं झारखंड की जनता की जो भी आवाज है उस आवाज के साथ। चुनाव लड़ रहे हैं इस बार?
अगर मेरे युवा चाहेंगे, मेरे वहां की जनता चाहेगी तो चुनाव भी लड़ूंगा और जीतूंगा भी। संजय मेहता जी, मेरा सवाल होगा, जयराम जी कह रहे हैं कि एग्रेशन से होगा, मीठी मीठी बातें करने मुझे नहीं आता, मैं संजय मेहता जी जैसा बरही से नहीं हूं। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं। जब आप डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, जब लोकतंत्र पर आप आस्था रखते हैं, तो लोकतंत्र चलता है पॉलिसी से। और जब इस वक्त हम 21st सेंचुरी में हैं, पॉलिसी की बात कर रहे हैं, पॉलिसी रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, और हम लोग पहले प्रश्न पर आए थे कि प्रश्न पत्र लीक होता है, एक सिंडिकेट है, इन सब चीज़ों पर आप क्या सोचते हैं? आपने ये प्रश्न किया था। मैं ये समझता हूं कि अगर नौकरशाही के स्तर पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी, एक आयोग को अगर ये जिम्मेवारी दी जाती है कि आपको एक फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है, और वहाँ से अगर प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, अगर गोपनीयता भंग हो रही है, अगर कोई एजेंसी का नाम सामने आ रहा है, तो मैं ये मानता हूँ कि ये पूरे सिस्टम का एक कलेक्टिव फेलियर है, और इस फेलियर पर इसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, इसका कौन उत्तरदायी है इसके लिए तय होना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। जब पिछली बार परीक्षा रद्द हुआ था, उस प्रोटेस्ट में मैं था वहाँ पर, उसमें FIR दर्ज किया गया और उस पर एक SIT गठित की गई। जब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी और वो अभी तक जांच कर रही है, और उसमें अभी तक ये बात सामने नहीं आ पाया कि वो सिंडिकेट कौन था, जबकि आयोग ने खुद स्वीकार किया था कि पेपर लीक हुआ है, इसलिए इस परीक्षा को हम रद्द करते हैं। आप समझिए पूरे इस प्रभाव को, शासन और प्रशासन के प्रभाव को समझिए कि खुद वो स्वीकार करते हैं कि पेपर लीक हुआ, इसलिए हम इसको रद्द करते हैं और फिर से कंडक्ट कराएंगे। कल हम लोग फिर वहां पर थे JSSC के पास, फिर से FIR लॉन्च हुआ है और फिर से आयोग ये कह रहा है कि अभी हम जांच कर रहे हैं, आपने जो एविडेंस दिया है उस पर हम जांच कर रहे हैं। मैं अभ्यर्थियों की तरफ से, जो 8 लाख अभ्यर्थी JSSC CGL में पार्टिसिपेट किए हैं, उनकी तरफ से ये कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ये कहती है कि आप मुझे एविडेंस दीजिए, सरकार ये कहती है कि आप मुझे सबूत ला करके दीजिए, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपका ACB क्या कर रहा है, आपकी SIT क्या कर रहा है, आपके IPS क्या कर रहे हैं, आपका पूरा सरकारी तंत्र क्या कर रहा है। हम शिकायत करेंगे, लेकिन उस शिकायत पर जांच करने की जिम्मेवारी आपको है। और आप ये कहते हैं कि अभ्यर्थी से कि आप ही सबूत लाओ, आप ही हमें पेन ड्राइव में दो, आप ही CD में दो, आप हमें मूल स्रोत बताओ कि ये कहां से लीक हुआ। तो ये एक तरीके से पल्ला झाड़ना है अपने जिम्मेवारियों से, और मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं सरकार का कंप्लीट इसे फेलियर मानता हूं। बातों का सिलसिला जो है जारी रहेगा। जयराम जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है, आप क्या मानते हैं, चूंकि बहुत बारीकी से आप चीज़ों का अध्ययन करते हैं,